यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 1996 सामान्य अध्ययन। अब चलते हैं पहले सवाल पहले 30 सवाल करेंगे इस क्वेश्चन पेपर में। तो इंडस सिविलाइजेशन पे सवाल है। द इंडस सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू द पीरियड नोन एज। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्री हिस्टोरिक प्रोगैतिहासिक युग से प्रोटो हिस्टोरिक आद ऐतिहासिक युग से हिस्टोरिक ऐतिहासिक युग से पोस्ट हिस्टोरिक उत्तर ऐतिहासिक युग। तो ये शायद प्रोटो आना चाहिए। इतिहास का विभाजन प्रोगैतिहासिक आद ऐतिहासिक ऐतिहासिक 3 भागों में किया गया है। प्रागैतिहास से तात्पर्य उस काल से है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। आदि इतिहास वह है जिसमें लिपि के साक्ष्य तो हैं किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण इनमें कोई इतिहास निष्कर्ष नहीं निकलता। जहाँ से लिखित साक्ष्य मिलते हैं लगते हैं वह ऐतिहासिक काल कहलाता है। इस दृष्टि में पाषाणकालीन सभ्यता प्राग इतिहास तथा सिंधु एवं वैदिक सभ्यता आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत आता है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से ऐतिहासिक काल आरंभ होता है। सिंधु सभ्यता एवं कांस्य युगीन सभ्यता है जो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता की लिपि को आज तक नहीं पढ़ सका जा सका है। द सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ द हड़प्पन कल्चर इज। हड़प्पा की संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? क्या शिलालेख रॉक एडिक्ट मिला है? राइटिंग इन टेराकोटिक सील यानी पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित मिला है? आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुआ है? पुरातत्व खुदाई। तो यही है क्योंकि लेख तो हम पढ़ नहीं पाए हैं, कोई रॉक एडिक्ट वगैरह बचा नहीं है। होगा भी तो सी ऑप्शन हो गया। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के लिए हमें पुरातत्व साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। हड़प्पा के टीले को सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने उल्लेख किया था। जो दो प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री दयाराम साहनी तथा रखलादास बनर्जी ने हड़प्पा पंजाब के मांटगोमरी जिले में स्थित तथा मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित के प्राचीन स्थलों पर पूरा अस्तित्व प्राप्त करने का यह सिद्ध कर दिया जाता है कि सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। ज्ञात है कि इसे इसके पहले वैदिक संस्कृति को ही प्राचीनतम भारतीय सभ्यता समझा जाता था। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के अनेक स्थलों की खोज हुई। हड़प्पा संस्कृति की लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है, इसलिए अभी इसे आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है। इस सभ्यता के अन्य स्थल हैं रोपड़, सूत, कागेंडोर, आलमगीरपुर, चूहड़ो, बालाकोट, लोथल, कालीबंगान आदि। अब चलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो आलमगीर यूपी उत्तर प्रदेश सही है। अगर ये यूपी है तो यहाँ पे मेरठ के आसपास कहीं है। लोथल गुजरात ये भी सही है, गुजरात ये है तो यहाँ कहीं है। कालीबंगान ये राजस्थान में है, रोपड़ पंजाब में है। तो सी आंसर हो गया। कालीबंगान हरियाणा में नहीं बल्कि राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। 1960 ईस्वी में बीबी लाल तथा चोपड़ा के निर्देशन में इसकी खुदाई कराई गई। इसने संदेह सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। यहाँ से इसके पूर्वकालीन स्तर के जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ जालीदार जुताई का नमूना प्राप्त होता है। यहाँ पे 2 फसलें उगाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। आलिमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ के हिंडा नदी के किनारे स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। यह भोगवा नदी के किनारे बसा है। इसकी खुदाई SR राव के निर्देशन में हुई थी। यहाँ जहाजों की गोदी मिली है जो विश्व का प्राचीनतम गोदी बाड़ा है। रोपड़ पंजाब के सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा के निर्देशन में हुई। बोंगा कोई इज important because it was an important trading center between central trade and तिब्बत। ये मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इंस्क्रिप्शन वर फाउंड विच मेंशन द नेम्स ऑफ द वैदिक गॉड एंड गॉडेसेस। यहाँ के प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द वेदास वर कंपोज्ड हियर। वेदों के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ पे हुई थी। तो ये है इंस्क्रिप्शन वर फाउंड विच मेंशन द नेम ऑफ गॉड वैदिक गॉड एंड गॉडेसेस। क्या कह रहा है व्याख्या? सबसे प्राचीन अभिलेखों को मध्य एशिया के बोगस का प्राप्त अभिलेख है। इसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र तथा नातस्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। ये लगभग 1400 ईस्वी पूर्व के हैं और इसमें ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने की सहायता मिलती है। इसका यह प्रमाण होता है कि भारतीय के संबंध बोगस कोई तक थे। ये सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। इस अभिलेख में से 2 काबिले खत्री
और मित्रति के बीच में संधि का उल्लेख है। खत्ती। इस संधियों की शर्तों की रक्षा के लिए इन उपरोक्त देवी देवताओं के साक्षी बनाए गए। ज्ञात है कि इन देवताओं में ऋग्वेद के प्रमुख देवता अग्नि का उल्लेख नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन द रूल ऑफ मोनेस्टिक लाइफ। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ के संग जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दिग्गज निकाय, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक और विभाषा शास्त्र है, तो विनय पिटक होना चाहिए। बौद्ध धर्म के साहित्य तीनों पिटारियों अथवा पिटकों में प्राप्त होने के कारण त्रिपिटक कहा गया है। यह पाली भाषा में रचित है। ये तीनों पिटक हैं: विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। इनका संकलन विभिन्न बौद्ध संगतियों में हुआ है। विनय पिटक में संघ संबंधित नियम तथा दैविक जीवन संबंधी आचार विचारों विधि निषेधों आदि का संग्रह है। इसके निम्न भाग हैं: पतिमोक्ष, प्रतिमोक्ष, सुत्त विभंग, खंडक तथा परिवार। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह है। आजीविका सेक्ट वॉज फाउंड बाय। आजीविका संप्रदाय के संपादक कौन है? आनंद, राहुल भद्र, मक्खीलाल घोषाल, उपाली घोषाल है। मक्खलीपुत्र घोषाल पहले महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने महावीर का साथ छोड़कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित किया। आजीवक संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। इनका मत नियतिवाद, भाग्यवाद कहलाता है, जिसके अनुसार संसार का प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। मनुष्य के जीवन पर उसके कर्मों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। महावीर के समान घोषाल भी ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते थे एवं ये कर्म कांड और पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करते थे तथा जीव पदार्थ के अलग अलग तत्व मानते थे। बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिलीव दैट। बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि फिलॉसफी ऑफ कर्मा एंड ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल। ये तो दोनों मानते हैं। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत मानते हैं। सेल्वेशन कुड बी पॉसिबल ओनली आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद ही मोक्ष संभव है। ये तो शायद नहीं करते थे। बोथ मैन एंड वुमेन कुड अटेन सेल्वेशन। नहीं, पुरुष को मानते थे। मिडिल कोर्स ऑफ लाइफ वॉज द बेस्ट वन। जीवन का मध्यम मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है, ये बुद्धिस्ट कहता था। ये सही है। अब देखते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के ही कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसके अलावा बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग का उपदेश देता है, तो जैन धर्म मोक्ष के लिए घोर तपस्या तथा शरीर का त्याग करने का आदेश देता है। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व के विश्वास नहीं करता था, वहीं महावीर आत्मा में विश्वास करते थे। कर्मवाद तथा मोक्ष संबंधित दोनों धर्म के विचार भिन्न भिन्न है। जैन धर्म कर्म को एक भौतिक तत्व के रूप में मानता है, जबकि बौद्ध धर्म इच्छा द्वारा किए गए कार्य को ही कर्म कहता है। इसी प्रकार जैन मत के अनुसार मोक्ष का अर्थ शरीर विनाश है, जबकि बौद्ध मत के अनुसार निर्वाण इस जीवन में भी प्राप्त हो सकता है। स्वयं बुद्ध का जीवन ही इसका प्रमाण है। अब चलते हैं, द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव द चंद्रगुप्त वे ओवर द वेस्टर्न इंडिया इज। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। कलिंग रॉक एडिक्ट, कलिंग का अभिलेख। गिरनार रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, अशोक के गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ रॉक एडिक्ट ऑफ रुद्र दमन, रुद्र दमन का जूनागढ़। और सोपारा रॉक एडिक्ट अशोक का सोपारा शिलालेख, तो गिरनार होना चाहिए। चलो, जूनागढ़ रॉक में भी है। जब लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का परिचय से अधिकार था कि इसका प्रमाण उसके किसी अभिलेख में नहीं है, बल्कि रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पश्चिम प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य को सौराष्ट्र प्रांत में एक झील का निर्माण करने की आज्ञा दी थी। यह झील सुदर्शन झील के नाम से इतिहास में विख्यात है। इस झील का पुनर्निर्माण कार्य अशोक के काल में उनके महामात्म्य तुषास्प के द्वारा किया गया था, जबकि यह नहर निकली गई। रुद्रदमन के समय में इसका बांध टूट गया था, जिसकी मरम्मत रुद्रदमन ने अपने राज्यपाल सुविशाख से करवाया और स्कंदगुप्त ने भी इस बांध को मरम्मत का कार्य कराया था। अब चलते हैं, रजूक वर कौन था? रजूक कौन थे? तो ट्रेडर इन चोला किंगडम, चोल राज के व्यापारी थे। ऑफिसर्स इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य शासन के अधिकारी, तो यही आंसर है। फ्यूडल लॉर्ड इन द गुप्ता एम्पायर, गुप्त साम्राज्य के सामंत वर्ग थे, ये नहीं है। सोल्जर इन द शाक्य आर्मी, तो ऑफिसर्स थे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में, इसको क्या कहते थे? रज्जुक कहते थे। आईएएस आईपीएस आज के। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में रज्जुक नामक
अधिकारी का उल्लेख करता है। अशोक के स्तंभ में लेख तीनों सात से ज्ञात होता है कि उसने विष्ट, रज्जुक और प्रदेशक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों की जनता के बीच में जाकर धर्म के प्रचार और उपदेश देने का आदेश दिया था। ये अधिकारी प्रति 5वें वर्ष अपने अपने क्षेत्रों के दौरे पर जाया करते थे तथा सामान्य प्रशासनिक कार्यों के साथ जनता के धर्म प्रचार किया करते थे। रज्जुक जनपद की प्रमुख अधिकारी था। इसे अशोक ने अपने राज्याभिषेक 26 वर्ष और 27वें न्यायिक अधिकार अधिकार भी प्रदान कर दिए। इसे राजस्व अधिकार भी प्राप्त था। मिलिंद पानो, तो ये क्या है? ये संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली टेक्स्ट है, या पाली टेक्स्ट होगा, है ना, या फारसी महाकाव्य है। तो मिलिंद न पनाह एक पाली ग्रंथ है। इस ग्रंथि को यूनानी शासक मेंडर और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में वार्तालाप वर्णित है। इस ग्रंथ के महान बौद्ध भिक्षु नागसेन और राजा मिलिंद मेनांडर के अनेक गुण दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर देते तथा अंतोगत्वा वह उनके प्रभाव से बौद्ध हो जाता है। यह कहा जाता है कि मिंडार अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग न केवल भिक्षु अपितु अरहत बन गया था। इस पाली ग्रंथ में ईसा के प्रथम 2 शताब्दियों के भारत जनजीवन के विशेष में जानकारी मिलती है। अब गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स इन द सिंथेसिस ऑफ द गंधार कला शैली एक संश्लेषण है इंडियन और पर्शियन आर्ट्स का। भारतीय और फारसी कला का ये तो नहीं होगा। इंडियन एंड चाइनीज आर्ट, भारतीय और चीनी कला का नहीं। इंडियन और तुर्की अफगानी आर्ट का नहीं। इंडो और ग्रीक का था। भारतीय और यूनानी कला का, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम्म यूनानी कला के प्रभाव में भारत के पश्चिम उत्तर प्रदेश में कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ था उसे गंधार शैली कहा जाता है। गंधार शैली में भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया है। इस पर रोमन कला का भी प्रभाव स्पष्ट है। इसका केवल बौद्ध है इसका विषय केवल बौद्ध है, इसलिए इसे कभी कभी यूनानी, बौद्ध, इंडो ग्रीक तथा ग्रीक रोमन कला भी कहा जाता है। इसका प्रमुख केंद्र गंधार ही था। इसके कारण इसे गंधार कला के नाम से ज्यादा लोकप्रिय हुआ। इसमें मूर्तियां काले स्लेट पाषाण चूने तथा पक्की मिट्टी से बनी हुई थी। इस कला का अधिकांश मूर्तियां लाहौर संग्रहालय में स्थित है। कनिष्क के समय इस कला का सर्वोत्तम विकास हुआ। इस शैली को बुद्ध मूर्तियों का मुद्रा यूनानी देवता अपोलो से मिलती जुलती है। भागा और बली क्या थे? मिलिट्री डिपार्टमेंट थे, सैनिक विभाग के थे, सोर्स ऑफ रेवेन्यू राजस्व के स्रोत थे, या धार्मिक अनुष्ठान रिलीजियस सेरेमनी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था, प्रशासनिक विभाग था। तो क्या था भाग और बलि? तो ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू थे, टैक्स होता था। अशोक के अभिलेखों में भाग और बलि नामक करों का उल्लेख मिलता है। राजा भूमि का मालिक माना जाता है और वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के लिए एक छठा भाग को अधिकार था कि इसका इस कर को भाग के नाम से पुकारा जाता था। बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था। अर्थशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण, महिलाओं, बच्चों, राजा और पुत्रों से और उनकी मंत्रियों से बलि से छूट थी। द हिस्टोरिक दिगंबर जैन पिलग्रिम सेंटर ऑफ द सोनगिरी सिचुएटेड। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन मंदिर कहाँ? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, उड़ीसा उड़ीसा में, या मध्य प्रदेश में? तो राजस्थान होना चाहिए, नहीं एमपी में। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल दतिया जिले में स्थित है। दतिया मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है। यह जैन धर्म से संबंधित अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया है। यहाँ जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय को संबंधित लगभग 108 मंदिरों का निर्माण किया गया है, जिनमें क्रमांक 57वां मंदिर मुख्य है। इस मंदिर में भगवान चंद्र प्रभु की 11 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। ये जैन धर्म के लिए तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, तीर्थ स्थल के रूप में। अब चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से जोड़ों में से किसका सुमेल कीजिए? एलोरा की गुफाएं, मीनाक्षी टेम्पल, खजुराहो का टेम्पल है, महाबलीपुरम। शक्कास, पल्वास, चंडेलास और राजपूतास। तो महाबलीपुरम जो है ये पल्लवास ने बनाया है। खजुराहो जो है ये चंदेल ने बनाया है। मीनाक्षी जो है वो इसको सुना, एलोरा को इसने कहा है। करेक्टली मैच्ड है, सॉरी 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 सॉरी, रिवर्स करते हैं, इसको वापस देखते हैं क्या है ये। इसमें है कि महाबलीपुरम जो है ना, वो राष्ट्रकूटास ने किया है? नहीं, वो तो पल्लवास ने किया। खजुराहो चंडेल ने किया, हाँ किया है। मीनाक्षी टेम्पल पल्लवास ने किया, पांड्यास ने किया। एलोरा शाक्य ने किया, नहीं राष्ट्रकूटास ने किया। तो सी सही है। अब देखते हैं, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एक गृह मंदिरों में से एक प्रसिद्ध स्थल है, जिसमें अधिकतर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक 7वीं और 8वीं सदी के समय में हुआ था। इनका क्या इन्हें
इनमें कैलाश मंदिर प्रसिद्ध है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों कृष्ण प्रथम ने कराया था। चेन्नई से 40 मील दूर स्थित महाबलीपुरम पल्लव राजाओं के काल का प्रसिद्ध बंदरगाह तथा कला का केंद्र था। यह मंडप तथा एकाश्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण हुआ। मध्य प्रदेश में छतरपुर में स्थित खजुराहो चंदेल राजपूत शासकों के समय विशाल मंदिरें एवं भव्य कलाकृतियों से सुसज्जित किया गया। यहाँ का सर्वश्रेष्ठ मंदिर कंदेरिया का महादेव मंदिर है। खजुराहो के मंदिर की दीवारों को चंदेल वंश में दो शासकों गंड और यशोवर्मा के लेख मिलते हैं। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। अब सल्तनत में आते हैं। लिखा शरब वॉज टैक्स लेविड ऑन। शराब का कर किस पे लगाया जाता था? व्यापार पर, इरिगेशन पर, नॉन मुस्लिम पर, या इंडस्ट्री पे? तो इरिगेशन होना चाहिए, सही है। फिरोज शाह तुगलक के ऊपर है। प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई का कर हक ए शर्ब लगा लिया था। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक बगीचों के प्रति बहुत रुचि रखता था। इलियट और एलिफिस्टिन ने उसकी प्रशंसा की और उन्हें सल्तनत युग का अकबर कहा। सिंचाई की सुविधा के लिए फौज में ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक ने एक दीवान खैरात स्थापित किया था, जो मुसलमान अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुस्लिम लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान की स्थापना करवाई। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के निकट खैराती अस्पताल भी बनवाया तथा उसके लोक निर्माण विभाग की स्थापना की और अनेक नगरों और इमारतों का निर्माण कराया था। हजरत मोहम्मद द प्रॉफिट वॉज बॉर्न इन द ईयर। पैगंबर हजरत जो है वो 570 एडी है ना, 570 एडी ईस्वी में पाए जाते हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर जो हैं, एक सेकंड। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में 570 ईस्वी हिजरी संख्या 53 वर्ष पूर्व में हुआ था। उनके पिता अब्दुल्ला या अब्दुल्ला मुत्तालिब के पुत्र थे, कुरैशी कबीले के थे। मोहम्मद साहब के जन्म से पहले ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। उनके चाचा अबू तालिब ने उनका पालन पोषण किया था। खदीजा नामक एक विधवा से इन्होंने विवाह कर लिया था। मोहम्मद साहब को 40 वर्ष की अवस्था में मक्का के हीरा नामक गुफा में ईश्वर का सर्वप्रथम संदेश मिला। अल्लाह के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। मोहम्मद साहब ने पहला उपदेश अपनी पत्नी खदीजा को दिया, जो उनकी पहली शिष्या बनी। इस्लाम का प्रचार के बाद 63 वर्ष की आयु में 632 ईस्वी में 10 हिजरी में उनका स्वर्गवास हो गया। हु ब्रॉट द टू अशोका पिलर टू दिल्ली फ्रॉम टोपरा एंड मेरठ? टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी और सिकंदर लोदी? तो अलाउद्दीन खिलजी होना चाहिए, नहीं, फिरोज शाह तुगलक लाया था। हम्म तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में टोपरा नामक गांव में एक अशोक का एक अभिलेख था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया। यह एकमात्र ऐसा स्तंभ है जिसे अशोक के 7 स्तंभों के उल्लेख उत्कीर्ण है, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 उल्लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। यह अशोक का अंतिम अभिलेख है। इसके अलावा मेरठ में एक अभिलेख को भी फिरोज शाह दिल्ली लाया था। इस अभिलेख में खोज सर्वप्रथम 1750 में टी फेंथलर ने किया था। टोपरा से लाए गए स्तंभों को फिरोज ने सोने का स्तंभ कहा था तथा उसे शाही महल और फिरोजाबाद कोटला फिरोज शाह भी मस्जिद के निकट पुनर्स्थापित किया। मेरठ से लाया गया स्तंभ 5 खंडों में टूट गया और उसे सुधरवाकर वर्तमान के बड़ा सुंदरराव अस्पताल के समीप कुश के शिकार आखेट स्थल में निकट पुनर्स्थापना की। द सिटी ऑफ अमृतसर इन पंजाब वॉज स्टैब्लिश। पंजाब के अमृतसर नगर में को स्थापित किया गया था। गुरु नानक को गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने, रामदास ने, है ना? तो गुरु रामदास उपनाम जेठा जी 1574 से 81 से अकबर बहुत प्रभावित था। 1577 में अकबर ने 500 बीघा जमीन गुरु रामदास को दान में दे दिया। इसी स्थान पर प्राकृतिक तालाब भी था। कालांतर में यही अमृतसर नगर बसा और स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया गया। अकबर ने सिखों के तीसरे गुरु रामदास से भेंट की और उसकी पुत्री के नाम कई गांव प्रदान किए। गुरु रामदास के समय में ही गुरु का पद पैतृक हो गया। गुरु अर्जुन देव ने सूफी मियां मीर द्वारा अमृतसर में हरि सॉरी हरमंदिर साहब की नींव डाली। कालांतर में महाराज राजा रणजीत सिंह द्वारा हरमंदिर साहब में स्वर्ण जड़वाने के बाद अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्वर्ण मंदिर नाम दिया गया।
अमृतसर सिखों का तीर्थ स्थल है। At which one of the following battle was artillery used for the first time by the one of the two armies? निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के प्रथम युद्ध इसमें ही यूज हुआ था। बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, यह पानीपत का तीसरा युद्ध तो है ना। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अपने पांचवें भारतीय आक्रमण अर्थात पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था। यह युद्ध बाबर और अफगान शासक इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इससे इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा गया। पानीपत के युद्ध में बाबर उज़्बेकों की युद्ध नीति, तुलुगमा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने की उस्मानी विधि, रूमी विधि का प्रयोग किया था। उसके लिए तोपखानों का नेतृत्व उस्ताद अली और बंदूकची मुस्तफा खान नामक के दो योग्य अधिकारियों ने किया था। आधुनिक इतिहास। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 प्रोवाइडेड फॉर द वर्ष 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? डायरकी की नहीं, डायरकी तो 1919 में थी। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की सही बात है। मुस्लिम लोगों को दिया था। फेडरेशन संघीय व्यवस्था नहीं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं। तो ये आ गया, बी आ गया ना। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में पार्लियामेंटो सुधार का लक्ष्य 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना तथा भारतीय राजनीति में बढ़ते हुए उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से उत्पन्न स्थिति का सामना करना था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित करने का प्रयास किया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतिनिधि के आधार पर विधान परिषदों की निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। चुनाव के लिए तीन प्रकार के निर्वाचक मंडलों का प्रावधान तय किया गया: साधारण निर्वाचक मंडल, वर्ग विशेष, विशेष निर्वाचक मंडल। इस अधिनियम में ऐसी व्यवस्था कर सरकार ने भारत में सांप्रदायिकता का बीज बो दिया। कालांतर में ये विभाजन का कारण बना। फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज ऑप्टेड इन इंडिया, प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था तो बॉम्बे टू थाने। फेमस सवाल है, बम्बई का थाने के बीच में। लॉर्ड सॉरी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाने के बीच में बिछाई गई। इसके बाद 1854 में कलकत्ता के रानीगंज कोयला क्षेत्र तक एक लाइन बिछा दी गई। इसी प्रकार मद्रास प्रेसिडेंसी में भी कुछ लाइनें बिछा दी गई। ये रेलवे लाइन भारत सरकार के कोष से नहीं बनाई जा रही थी, अपितु निजी प्रयत्नों के अधीन बनाई जा रही थी। Who among the following was not associated with revolt of 1857? वर्ष 1857 के विद्रोह में कौन उनमें से कौन संबंधित नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। Among the following was not associated, तो कुंवर सिंह तो थे, उधम सिंह नहीं थे। ये तो बाद के आदमी हैं। 1857 के विद्रोह में दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग नेतृत्व करते थे। बेगम हजरत महल लखनऊ की थी। जीरो ठीक। उन्होंने अंग्रेजी रेजिडेंसी का घेर लिया था, जिनके दौरान हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। बेगम हजरत महल के अल्पवयस्क पुत्र बिरसिज कादिर को नवाब घोषित किया। कैंपबेल ने यहां आंदोलन को विफल किया। फैजाबाद में अहमदुल्ला शाह ने नेतृत्व किया। उन्होंने लोगों को जिहाद के लिए उत्तेजित किया, जबकि कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की व्यवस्था में बिहार के शाहबाद जिले में जगदीशपुर में आंदोलन के नेतृत्व संभाला था। उधम सिंह इस आंदोलन के संबंधित क्रांतिकारी नहीं थी। उन्होंने 1940 में जनरल डायर को लंदन में गोली मार करके हत्या कर दी। हु वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकरेजिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का प्रोत्साहन किसने किया? लॉर्ड मायो, लॉर्ड लिटिल, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन का काल 1880 से 84 था। इसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जन्मदाता माना जाता है। लॉर्ड रिपन भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल था। उसने एक बार कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने उन्हें भारतीय वाइसरॉय में से सबसे अधिक लोकप्रिय कहा था। लॉर्ड रिपन ने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में स्थानीय बोर्ड स्वशासन की शुरुआत 1882 में माना जाता है। उसके समय में अन्य महत्वपूर्ण घटना: प्रथम नियमित जनगणना 1881 से प्रथम फैक्ट्री अधिनियम को पारित करना 1882 में, हंटर कमीशन का गठन 1882 में, ये शिक्षा में हुआ है, और इल्बर्ट बिल विवाद 1884 आदि। अब चलते हैं द पूना एक्ट वॉज कंसर्न। देख तो ये पूना एक्ट किससे था? डिप्रेस क्लासों से था, दलित वर्ग से। हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्राम नहीं, एजुकेशनल रिफॉर्म नहीं। हम्म, अब क्या रैमसे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा के समय
गांधी जी पूना के यरवदा जेल में थे। गांधी जी ने इसका विरोध 20 सितंबर 1932 में जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। अनशन के कारण उनके स्वास्थ्य काफी तेजी से गिरने लगा। मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन और राजगोपालचारी के प्रयासों से गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 में एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इनके अंतर्गत दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिए गए, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलित के वर्गों के लिए सुरक्षित संख्या जो बढ़ा के सीटों की गई 71 से 147 कर दी गई। अब ये कहते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रोट एन ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यंस, निम्नलिखित में किसने आर्य देशों के आदि देश के बारे में लिखा था? शंकराचार्य, इनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर। तो तिलक ने लिखा था। ये आर्टिक के इलाके से हैं। अब देखते हैं क्या लिखा था इन्होंने। लिखा है कि आर्यों के आदि देश उत्तरी ध्रुव से मानने वाले सर्वप्रथम विद्वान पंडित बाल गंगाधर तिलक थे। तिलक ने यह विचार अपनी पुस्तक आर्टिक होम्स ऑफ द आर्यन में दिया है। तिलक ने लिखा कि आर्यों ने ऋग्वेद की रचना सप्त संदेह प्रदेश में किया था। शंकराचार्य ने अद्वैत का प्रतिपादन किया था। श्रीमती एनी बेसेंट ने एक आयरिश महिला थी जो भारत में नागरिक बन गई थी। 1917 को कांग्रेस अधिवेशन और 32वां अधिवेशन, जिनकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। यह अधिवेशन कोलकाता में हुई थी और एनी बेसेंट ने तिलक जी के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन चलाया था और 1893 में शिकागो सम्मेलन में हिंदू धर्म की महानता को विश्व के सामने प्रतिष्ठित किया था। गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र वॉज स्टार्टेड बाय, किसने किया था? महाराष्ट्र में गणपति पार्क का श्री गणेश किसने किया था? एमवी तिलक ने। हाँ, इन्होंने किया था। राणा डे नहीं, विपिन चंद्र पाल नहीं, अरविंद घोष नहीं। तो इसमें क्या है, बाल गंगाधर तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता के निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया, और इस दृष्टि से वे गांधी जी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य इन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब तथा गो हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। शिवाजी महोत्सव 1895 और गणपति त्योहार 1893 ईस्वी आरंभ किया ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जगे। उन्होंने अपने विचारों के प्रसार के लिए दो समाचार पत्र, अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी, का संपादन किया। इसी प्रकार तिलक प्रथम के कांग्रेसी नेता थे जो देश के लिए कई बार जेल गए। उन्होंने लोकमान्य और भारत के बेताज बादशाह कहा करते थे। 1916 में उन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया। आर्टिक होम ऑफ द आर्यन तथा और गीता रहस्य उनकी दो प्रमुख पुस्तकें थी। Who among the following associated himself with the इंग्लिश वीकली वंदे मातरम, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंध किया? वंदे मातरम, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, लोकमंत्र। शायद घोष है। वंदे मातरम अंग्रेजी की प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे संपादन अरविंद घोष करते थे। यह एक क्रांतिकारी विचारधारा वाली पत्रिका थी। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किए गए बंगाल विभाजन की कटु आलोचना वंदे मातरम नामक पत्रिका से अरविंद घोष द्वारा की गई थी। 28वां क्वेश्चन जो है कि ऑफ द विच फॉलोइंग द इवेंट विच स्टैंड थर्ड इन द क्रॉनिकल ऑर्डर, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम में अनुसार में तीसरी आती? चंपारण, नॉन कॉपरेशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, दांडी मार्च। तो सबसे पहले तो ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और फिर ये चौथे नंबर पे आया। सर्वप्रथम गांधी जी ने बिहार के चंपारण के नील किसानों के लिए आंदोलन किया। 1917 में चंपारण आंदोलन के लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया था। इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूरों एवं खेड़ा आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद गांधी जी राष्ट्रव्यापी आंदोलन की दहलीज पर 1920 में पहुंचे और 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन स्थगित करवा दिया गया। इसके बाद गांधी जी रचनात्मक कार्यों में लगे रहे। गांधी इरविन समझौते 5 मार्च 1931 में हुआ। अंत में गांधी जी ने 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और उन्होंने करो मरो का नारा दिया। Which of the following was the result of खिलाफत मूवमेंट? है ना, तो हिंदू मुस्लिम डिफरेंस वर नैरो डाउन, और हिंदू मुस्लिम में मतभेदों में कमी आई। सही बात है। भाषा की समस्या त्रिवी नहीं, हिंदू मोड्स में राइट्स बड़े, मुस्लिम में नहीं, हिंदू वर सप्रेस नहीं। तो ये है। तो 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य की स्थिति पवित्र स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। महात्मा गांधी ने मुसलमानों के साथ सहानुभूति व्यक्त की। गांधी जी को दिल्ली में गए अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। मोपिला उपद्रव जैसी घटनाओं के बावजूद मुसलमानों की आंदोलन
में व्यापक सहभागिता और सांप्रदायिकता एक का प्रदर्शन की एक बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, इसके आगे छोड़ते हैं। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी वॉज फॉर्म्ड बाय। आर्मी गठन किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने? नहीं। राजबिहारी बोस ने? नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने? हाँ। सरदार भगत सिंह ने? नहीं। तो काकोरी षड्यंत्र कांड में हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन ने भारतीय सॉरी अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार हो जाने तथा अंग्रेजी दमन चक्र से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी संगठन के रूप में अस्तित्व कुछ समय के प्राय समाप्त हो गया। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक नए दल की बैठक 9-10 सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई और यहीं पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत के समाजवादी गणतांत्रिक राज्यों को स्थापित करना था और वह बहुमत से निर्णय से